दोस्तों, आज के इंसान ने विज्ञान के दम पर बेतहाशा तरक्की कर ली है। लेकिन हम एक और जहां दूसरे ग्रहों पर दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं, वहीं हमारी पृथ्वी पर ही ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जहां इंसान सरवाइव नहीं कर सकता और ना ही मानव जाति के इतिहास में इन जगहों को कभी बसाया जा सका है। ऐसी सुदूर और दुर्गम जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो है अंटार्कटिका। पृथ्वी पर मौजूद 7 महाद्वीप में से सबसे छोटा, लेकिन इलाका इतना बड़ा कि भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुल एरिया को भी मिला लिया जाए तो भी अंटार्कटिका जितना इलाका नहीं बनता। दोस्तों, 99% बर्फ से ढके इस महाद्वीप पर वैसे तो कोई नहीं रहता, लेकिन बर्फ की मोटी मोटी तहों के बीच ब्रह्मांड और जीवन की शुरुआत के ऐसे कई राज दफन हैं जो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स को इस सुदूर और बेहद ठंडी जगह की तरफ खींच लाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सेक्लूडेड कॉन्टिनेंट पर जाते कैसे हैं? क्या इसके लिए कोई स्पेशल परमिट लगता है? वहां पहुंचने के बाद साइंटिस्ट अपनी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी करते हैं और कैसे इस जानलेवा सर्दी में कंडक्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स? जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अंटार्कटिका ह्यूमन सेटलमेंट से दूर एक इनएक्सेसिबल कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट कभी गोंडवाना नामक एक बड़े लैंड मास का हिस्सा हुआ करता था, जो इंसान के पृथ्वी पर आने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से अलग होकर साउथ पोल पर सेटल हो गया था। इसका कुल एरिया 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और जमीन का ये बड़ा टुकड़ा लगभग 3.5 करोड़ सालों से भी बिल्कुल आइसोलेटेड पड़ा है। साल 1774 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने इसकी खोज तब की थी जब अंटार्कटिका के दक्षिण में उन्हें बर्फ की एक बहुत बड़ी दीवार मिली थी। तब उन्होंने अनुमान लगाया था कि बर्फ की इस दीवार के दूसरी तरफ हो ना हो जमीन जरूर होगी, और उनका अनुमान सही था। वो अंटार्कटिका की दहलीज तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बाद भी इंसान को अंटार्कटिका पर पैर रखने के लिए लगभग 75 साल और लग गए थे। साथ ही दोस्तों, आप ये भी जान लें कि अंटार्कटिका किसी एक देश की टेरिटरी नहीं है, बल्कि ये महाद्वीप अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के तहत आता है, जो 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों के बीच साइन हुआ था। दरअसल इस ट्रीटी को साइन करने का मेन मकसद ये था कि इस जगह को सिर्फ साइंटिस्ट पर्पस के लिए प्रिजर्व किया जाएगा। साथ ही यहाँ कोई भी देश किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेगा। साल 2021 आते आते इस ट्रीटी में अब तक कुल मिलाकर 54 देश शामिल हो चुके हैं। अब दोस्तों, चूंकि अंटार्कटिका किसी भी देश का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ जाने के लिए किसी भी वीजा या स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ जाने वाले हर सैलानी या वैज्ञानिक को अंटार्कटिका ट्रीटी में शामिल सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये जानकर इससे पहले कि आप अंटार्कटिका की अपनी ट्रिप को प्लान करना शुरू करें, आपको यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताता हूँ। वो भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस जगह सरवाइव करना चांद पर रहने के बराबर है। दोस्तों, अंटार्कटिका साल के अधिकांश समय खतरनाक बर्फीले तूफानों से घिरा रहता है। इसके चारों तरफ समंदर है, जिसमें बर्फ के विशालकाय पहाड़ तैरते रहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंटार्कटिका धरती पर मौजूद 7 कॉन्टिनेंट में सबसे ठंडा है, लेकिन सफेद चादर से ढका ये महाद्वीप पृथ्वी का सबसे हाईएस्ट, ड्राइस्ट और विंडियस्ट कॉन्टिनेंट भी है। जब यहाँ 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलती हैं, तो जमीन से बर्फ को काट कर उड़ा ले जाती हैं। यहाँ साल में औसतन सिर्फ 20 दिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है। इनफैक्ट पृथ्वी पर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -88.3 डिग्रीज साल 1960 में अंटार्कटिका में ही रिकॉर्ड हुआ था। इतनी ठंड होने का एक और कारण है, और वो है यहाँ होने वाली बेहद कम बारिश। इसलिए दोस्तों, अंटार्कटिका को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ का एवरेज रेनफॉल सिर्फ 200 मिलीमीटर है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि अंटार्कटिका दुनिया का एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहाँ का एक भी स्थानीय निवासी नहीं है। अंटार्कटिका के सब जीरो टेम्परेचर सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि ज्यादातर जानवरों के लिए भी इतने कम टेम्परेचर में जीना मुश्किल है। पेंगुइन, सील्स, व्हेल्स और कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी अंटार्कटिका के इस हैश वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर भी हर साल गर्मियों के महीनों में कई रिसर्चर्स और टूरिस्ट इस सुदूर जगह को विजिट करने के लिए आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अंटार्कटिका में गर्मियों के सीजन में 5000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स रहते हैं। और अगर सैलानियों की बात करें तो यहाँ गर्मियों में हर साल लगभग 45,000 टूरिस्ट कुदरत के इस अविश्वसनीय नजारों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन वहीं अगर सर्दियों की बात करें तो टूरिस्ट तो छोड़िए, यहाँ रहने वाले अधिकांश साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी गर्मियां खत्म होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स शिप या प्लेन से ही सफर करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ मौसम का रुख बदलकर कब शिप या प्लेन में सवार यात्रियों के लिए खतरा बन जाए, कहा नहीं जा सकता। और चूंकि यहाँ पहुँचना इतना मुश्किल है, तो यहाँ से बाहर आना एक आसान काम कैसे हो सकता है? जब तक शेड्यूल फ्लाइट या शिप नहीं आती, वहाँ से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है।
फरवरी से अक्टूबर के महीनों में तो लो विजिबिलिटी के चलते यहाँ फ्लाइट्स भी नहीं चलती, इसलिए कोई फंस भी गया हो, वापस जाने के लिए गर्मियों का इंतजार के अलावा उसके पास कोई भी और चारा नहीं बचता। लेकिन दोस्तों, इन सब मुश्किलों के बावजूद जिंदा दिल वैज्ञानिक और रिसर्चर्स की कई टीम्स वहाँ सर्दियों में भी डेरा डाले रहती हैं और अपनी रिसर्च जारी रखती हैं। नेशनल रिसर्च बेस के तौर पर अंटार्कटिका में अमेरिका, अर्जेंटीना, जापान, साउथ अफ्रीका, यूके, चाइना और भारत सहित कई देशों के लगभग 70 अलग अलग रिसर्च स्टेशन हैं। हमारे देश के भी 2 स्टेशन मैत्री और भारत अंटार्कटिका में मौजूद हैं, जहां हमारे साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज, सोलर शिफ्ट कैसे हमारे वेदर को इन्फ्लुएंस करता है जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च करते हैं। सफेद बर्फ से लदी इस जगह पर ये स्टेशन ही हैं जो इस जगह को थोड़ा रंग बिरंगा दिखाने के साथ साथ इस बंजर महाद्वीप पर थोड़ी चहल पहल भी प्रदान करते हैं। स्ट्रक्चर्स और डिजाइन्स में अलग अलग इन सभी स्टेशंस का एक ही लक्ष्य है, और वो है इसके अंदर रह रहे लोगों को बाहर के तूफानी और बेहद ठंडे मौसम से बचा कर रखना। बाहरी डिजाइन में अलग होने के साथ साथ ये रिसर्च स्टेशंस अंदर से भी अलग अलग और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए हुए होते हैं। ज्यादातर नेशनल स्टेशन में किचन, जिम, ऑफिस और क्लिनिक जैसी सुविधाएं होती ही हैं। जहां ज्यादातर स्टेशन समर मंथ में ऑपरेशनल होते हैं, इसलिए कई देश फील्ड कैंप या फिर बड़े बड़े शेड्स को सीजनल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के तहत चूंकि स्टेशन वैकेट करते समय उसे डिसमेंटल करना जरूरी होता है, इसलिए सालों से खड़े कई स्टेशन में सर्दियों में भी स्टाफ को रखना पड़ता है। वैसे भी हर साल स्टेशन की डिसमेंटलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट करके सेटअप करने का खर्च कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। अंटार्कटिका में बने ये बेस या स्टेशंस वैसे तो किसी होटल की तरह होते हैं, जहां आपको सब सुविधाएं मिलती हैं, पर बस इतना होता है कि यहाँ सर्विस करने के लिए स्टाफ नहीं होता, बल्कि सफाई, कुकिंग और बाकी रोजमर्रा के काम भी साइंटिस्ट को ही आपस में मिल बांट कर करने पड़ते हैं। यहाँ इन बेसिस पर किसी भी ऐसे शख्स को नहीं भेजा जाता जो किसी न किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट ना हो। सभी सहूलतें मिलने के बावजूद यहाँ रहना कमजोर दिल वालों के बस की बात हरगिज नहीं है। यहाँ दिन के किसी भी वक्त कपड़ों की कई लेयर्स पहननी पड़ती हैं और एक के ऊपर एक कई जुराबें पहनकर ही पैरों को ठंड से बचाया जा सकता है। यहाँ पैर, नाक, घुटने, हाथ और कानों को कभी भी खुला नहीं रखा जाता, क्योंकि शरीर के इन हिस्सों को एक्सपोज रखने से बॉडी हीट तो शरीर से निकलती ही है, साथ ही सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ तेज होती हैं कि बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर ये आपकी नाक कब जला देंगी आपको एहसास ही नहीं होगा। कपड़े तो शरीर को बाहर से गर्म रखते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशनल खाना ही होता है जो इन लोगों को ठंडे मौसम और अनजाने रिस्क से लड़ने की ताकत देता है। बात करें खाने की, तो जाहिर है यहाँ कुछ नहीं उगता और खाने की सभी सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करके ही यहाँ पहुँचाया जाता है। महीनों के राशन के लिए फ्रोजन वेजिटेबल्स, मीट और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स को स्टॉक किया जाता है और फिर शेड्यूल के हिसाब से रीसप्लाई होती है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल वेदर के चलते कई बार रीस्टॉकिंग पॉसिबल नहीं हो पाती और यहाँ रहने वाले लोगों को अवेलेबल चीजों से ही काम चलाना पड़ता है। यहाँ खाई जाने वाली ज्यादातर चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में यहाँ पहुँचाई जाती हैं, जिससे वो वजन और साइज में किफायती साबित हो। इसके अलावा यहाँ रहने वाले वैज्ञानिकों के पास बोट्स और नेट भी होते हैं, जिनकी मदद से वो फ्रेश फिश पकड़ते और खाते हैं। पीने के लिए फ्रेश वाटर का स्रोत ढूंढना यहाँ बेमानी है, इसलिए बर्फ को पैराफिन स्टोव पर पिघलाकर ही पानी का बंदोबस्त किया जाता है, चाहे वो पीने के लिए चाहिए हो या फिर नहाने के लिए। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि इतनी भयंकर ठंड में भी नहाने की क्या जरूरत है, या फिर यहाँ कौन ही नहाता होगा। तो आपको बता दूं कि अंटार्कटिका के समंदर का पानी तो इतना ठंडा है कि इंसान के इस ठंडे पानी में जाते ही उसे एमनेसिया शॉक लगेगा और अगर 2 मिनट में उसे रेस्क्यू न किया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन शरीर की सफाई के लिए यहाँ रहने वाले साइंटिस्ट का नहाना हमारे नहाने से थोड़ा सा अलग है। ये पानी गर्म करते हैं और फिर एक कपड़े की मदद से अपने शरीर को साफ करते हैं। इसे नहाना तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी सफाई रखने और तरोताजा होने का यहाँ यही एक जरिया है। इसके अलावा सोने के लिए बेस के अंदर थर्मोस्टैटिक रूम्स और स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सुरक्षा के लिहाज से हर परमानेंट बेस के पास हट या फिर एक छोटा स्टेशन भी बना होता है, जिसमें टेंट, कपड़े और महीनों का राशन रखा होता है, ताकि अगर कभी किसी इमरजेंसी या एक्सीडेंट में बेस तबाह भी हो जाए तो भी वहाँ मौजूद लोगों की जान बच सके। अपनी रिसर्च के लिए साइंटिस्ट ऐसी ही हट्स का इस्तेमाल करते हैं और इन हट्स में स्टोव, खाने का सामान और बिस्तर वगैरह की सुविधा उपलब्ध रहती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शोध करने गई टीम हफ्तों हफ्तों तक खराब मौसम के चलते अपनी हट से बाहर ही नहीं निकल पाई। ऐसे में इन क्रूशियल सप्लाईज को मेंटेन किया जाता है और इनका ट्रैक रखा जाता है, ताकि सामान कम होते ही इन्हें रीस्टॉक किया जा सके। वैसे आपको ये जानकर खुशी होगी कि जहां एक ओर हम अपने घर के कंफर्ट में बैठे भी इग्नोरेंस के चलते एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप्स नहीं अपनाते हैं, वहीं अंटार्कटिका में स्थित कई कंट्रीज के स्टेशंस ने एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर कई इको फ्रेंडली टेक्निक्स अपनाई हैं, ताकि इस जगह की इकोलॉजी पर कोई बुरा असर न पड़े।
वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो अलग अलग स्टेशन ने वेस्ट को हैंडल करने के अलग अलग सॉल्यूशंस बनाए हैं। ज्यादातर केसेस में वेस्ट को सेपरेट करके उससे श्रेड किया जाता है और फिर या तो डिस्पोज किया जाता है या फिर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। कई स्टेशन पर वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए अल्टरनेटिव इनोवेटिव मशीनरी सॉल्यूशंस भी हैं। ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने के लिए सॉल्यूशंस भी सभी स्टेशन पर अलग अलग होते हैं। कुछ में ट्रेडिशनल फ्लश टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ में रॉकेट टॉयलेट्स का, जिसमें वेस्ट बर्न होकर सीधे एशेस में कन्वर्ट हो जाता है। घर परिवार से अलग और बाहरी दुनिया से मानो पूरी तरह कट ऑफ होने की वजह से यहाँ महीनों बिताने वाले लोगों में डिप्रेशन या मूड स्विंग होना लाजमी है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट में कई बार काफी वायलेंट सिम्टम्स भी देखे गए हैं और इसीलिए कुछ स्टेशन पर साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स फोन पर या फिर वहाँ उनके साथ फिजिकली भी मौजूद रहते हैं। एक्सट्रीम केसेस में कुछ देशों ने तो स्ट्रेट जैकेट्स, जो कि एक टाइप का कपड़ा होता है जिससे किसी इंसान को बांध दिया जाता है, का इस्तेमाल करने की परमिशन भी दी है। लेकिन ये सब देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। क्या ऐसी स्थिति यहाँ हमेशा ही रहेगी या आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते यहाँ भी सामान्य जीवन बिताना मुमकिन हो पाएगा? क्या आबादी बढ़ेगी तो बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरह यहाँ भी लोगों की भीड़ हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो अंटार्कटिका ट्रीटी का क्या होगा? अब इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। वैसे क्या आप कभी अंटार्कटिका जाकर वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।